नमस्कार दोस्त, मैं अजीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो एक प्रभाव पड़ रहा है यूक्रेन और रूस के क्राइसिस के कारण, और जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहाँ पे रूस की प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन बन गई वहाँ पे कि आम लोगों में जिनको इस विषय की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था पर तो ऐसा प्रभाव पड़ा दिखता है, लेकिन क्या वास्तव में ये कोल्ड वॉर का कल्मिनेशन होने जा रहा है? रूस अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाह रहा है, अमेरिका अपना एसेट करना चाह रहा है, बाइडेन लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है, फिर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का रूल आ जाता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि विश्व जो है एक अनवरत युद्ध की स्थिति में बना रहे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम तब चर्चा में बैठे हैं अभिजीत अय्यर मित्तल जी के साथ, जो रक्षा मामले के विशेषज्ञ हैं। जबकि कहा जा रहा है कि 16 फरवरी यानी जब आप इस वीडियो को देखने वाले होंगे, अब रूस यूक्रेन पर अटैक कर चुका हुआ, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट यूक्रेन के, उन्होंने सामने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा। तो अजीत जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है पॉलिटिक्स में। पहला प्रश्न यही है और नेचुरल है कि क्या वाकई ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति है? अगर ऐसा होता है, अगर सिर्फ 2 ही देश करते हैं, या नेटो हो गया, अमेरिका हो गया और रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या हम कम्प्लीटली इसे इंसुलेटेड हैं, या इसका प्रभाव वैश्विक होंगे तो भारत भी अल्टीमेटली आएंगे? हाँ, तो इसमें आपने 2 साल की, मैं एक एक आंसर करता हूँ। इसमें क्या है कि पहला तो ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला नहीं है। सभी का इंटरेस्ट है इसमें कि ये पोर्ट्रे करें कि ये वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, पर एक्चुअली में होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, इसमें बाइडेन तो आपको पता है कि बाइडेन का प्रेसिडेंट 1 साल के अंदर एकदम मटीरियलिटीज के साथ वो राष्ट्रपति बने पड़े हैं। तो उनको क्या दिखना है कि कोई फॉरेन पॉलिसी में सक्सेस हुआ है। अगर वो बोलेंगे कि भाई रूस अटैक करने वाला है और रूस ने अटैक किया, बोलेंगे देखो मैं तुमसे बोला था। अगर उन्होंने अटैक नहीं किया रूस ने, तो बोलेंगे देखो मैं इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर हूँ, मैंने साबित कर दिया कि मैंने मेरी दृढ़ निश्चय की वजह से रूस ने अटैक नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अगर रूस अटैक करे तब भी बाइडेन का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप देखिए जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये सब वो बाइडेन के पीछे थे। उनको ट्रंप अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ट्रंप नया युद्ध शुरू कर रहा है करके, तो उनको बाइडेन बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो बाइडेन इनका और अफगानिस्तान में इनका जो ये पर्दाफाश हुआ था, उसका जो वेपन सेल थे वो खत्म हुआ है, तो वो नया वेपन सेल्स करना चाहते हैं। एक नया वॉर नहीं, एक नया ये डर का माहौल देखते हैं, डर का माहौल फैला के वो पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया सबको, जर्मनी ऑलमोस्ट डीमिलिटराइज हो चुका है, जर्मनी फिर से ये बेचना शुरू करेंगे। दिस इज बाइडेन। अब दूसरी बात है फिर ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की क्या है, एकदम वो आर्थिक व्यवस्था में एक घटिया सर्कल चल रहा है, इतना भ्रष्ट आदमी है। वो आया था भ्रष्टीकरण को खत्म करने के लिए, पर निकला ना भ्रष्ट का नाम पनाम पेपर में भी निकल गया। तो वो कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन चाहता था, तो इसलिए वो बोल रहा था हम नेटो ज्वाइन करेंगे, ये सब उसको पता था कि रूस फिर इसका कुछ करके ही रहेगा, और रूस किया। और वो भी नहीं भगवान को प्लीज बक दो कि ये कर रहा है, क्योंकि जो उसके बैक आर्थिक व्यवस्था थी, वो जब रूस बॉर्डर पे है, सीमा पे हैं, तो उसका अर्थव्यवस्था और घटिया हो जाए। तो उसने कि बिट ऑफ मोर देन कुड चू कहते हैं ना, वो ज़ेलेंस्की ने कर रखा है। तीसरी बात है पुतिन का। इसमें सब पुतिन ही बैठ के सब मजा उड़ाया है, क्योंकि पुतिन का गेम प्लान बहुत आसान है। उसको कुछ करना नहीं, उसको इन्वेजन भी नहीं करना है। उसके पास एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ मिन्स्क नाम का, जिसमें यूक्रेन ने बोला था कि भाई हम तो ईस्टर्न, अगर आप यूक्रेन का नक्शा देखेंगे उसमें एक ड्नीपर रिवर है, उसे इसमें या तो रशियन मेजॉरिटी है या बहुत सारे भारी मात्रा में रशियन लोग हैं। तो उधर एक ये इंटरनल इंसर्जेंसी सिचुएशन, ठीक है, पूरे एरिया में नहीं है, पर इस वो जो दोनेत्स्क नाम का जगह है उसमें है। इन सब एरियाज को सेल्फ गवर्नमेंट देने की, ऑटोनॉमी देने की बात की थी मिन्स्क में, वो बोल रहा है नहीं देंगे, तो खुद ट्रीटी को वायलेट करा है। तो पुतिन का क्या है कि मैं 2-3 साल इतने सारे ट्रूप्स में बॉर्डर पे रखूंगा, जैसे हमारा ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, जिसके बाद मुशर्रफ ने क्या 1 महीने के बाद आकर बोला ये क्या है, ये मेरा रेट खुद नहीं चलता है, आतंकवादियों का ये है, ठीक है कुछ क्या नहीं, पर कम से कम आगे एक स्टेटमेंट दिया। तो वो क्या देख रहे हैं कि मैं ट्रूप रख रहूंगा, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बर्बाद होते ही यूक्रेनियंस को पता चलेगा कि नेटो भी झूठ बोल रहा है, बाइडेन भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जो नेटो अभी यूक्रेन को दे रहा है फ्री कॉल दे रहा है। जैसे 20 पैसे का कॉइन आता ना 20 साल ले, वो अगर भिखारी को 2 वर्ष दे वो आप मुंह छूट गया, उस तरह की वो एड दे रहे हैं यूक्रेन को। तो इसमें क्या होता है कि नेटो और अमेरिका से भी विश्वास तो रहेगा, और फिर आके ज़ेलेंस्की को ही काम पड़ेगा, और ज़ेलेंस्की शायद ट्रीटी साइन करके कभी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि जहाँ से मैं देख रहा हूँ, बाइडेन और ज़ेलेंस्की सबसे बड़ा लूजर है। जो whoever wins, ज़ेलेंस्की लूजर, जो भी जीता ज़ेलेंस्की ही हारेगा। बाइडेन 50-50 चांस है, पुतिन जो भी होगा पुतिन ही जीतेगा। भारत पे इसका कोई असर पड़ेगा? एक तो आर्थिक असर हो सकता है, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट मरे को ऐसे करता जा रहा है। इंडिया पे कितना असर पड़ेगा? एक किस्म से बिजनेस का इतना असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम अगर आप देखेंगे, रशिया एक किस्म से एक सिंगल कमोडिटी इकोनॉमी है, वो बस एक या 2 चीज़ बेचता है, एनर्जी और आर्म्स। हमारा आर्म्स पे काफी निर्भर है, एनर्जी पर भी थोड़ा बहुत निर्भर है, क्योंकि हमारा खालिन में गैस निकालने का ये डील है। पर अगर सैंक्शन आए, हमको क्या घबराना चाहिए कि सैंक्शंस आएंगे या नहीं, अमेरिका सैंक्शंस डालेगा या नहीं, क्योंकि जब सैंक्शंस डिले तब प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम उसको पेमेंट कैसे करेंगे तेल और वेपन्स के लिए। और उसमें दूसरी बात क्या है, अगर हम खरीदा, हमने को देखना है कि सैंक्शंस किस तरह सैंक्शंस हैं। जैसे जब ईरान के खिलाफ सैंक्शन लगे थे,
एक्सचेंज करते गए। उसमें क्या था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि हमको तेल बेचने का और चावल देने का फुल अथॉरिटी था। प्रॉब्लम क्या था कि ईरानियन ऑयल का और गैस का प्राइस इतना कम हो गया था कि वो कॉस्ट प्राइस से भी कम पे बेच रहे थे, तो हमारे लिए एक्चुअली काफी फायदेमंद था। ये सैंक्शंस उतने फायदेमंद नहीं होंगे। तो इसमें क्या होता है, ठीक से क्या होता है, सैंक्शन लगने के बाद ही पता चलेगा। पूरा बैकग्राउंड भी बताइए कि यूक्रेन इस स्थिति में आया कैसे। एक 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया हुआ, लेकिन 1991 से जब से डिसइंटीग्रेशन होता है तब से रूस चाहता था कि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये सारी जितने यूएसएसआर से हटके बने हैं। तो यूक्रेन था कितना बड़ा, वो इतना बड़ा एरिया कैसे होता है, क्राइमिया को एनेक्स क्यों किया गया, और अभी आपको पता कि रशियन मेजॉरिटी भी काफी उस नदी के ईस्ट में आने पे है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि इस स्थिति में हम पहुंचे कैसे। तो अगर आप देखेंगे यूक्रेन जो है, असली रूस यूक्रेन ही है। जो रशिया का जो आइडेंटिटी था उसका था कीव रूस। कीव रूस बना था, जो नाम ही है वो कीव में बना था, और उसको बनाया था वाइकिंग लोग ने। जैसे वो सीरिया देखे ना, वाइकिंग वही लोगों ने बोट में स्वीडन से आके रूस को बनाया था। तो उधर क्या हुआ कि जो कीवन रूस था, जब मंगोलों ने रूस पे कब्जा कर लिया, जब मंगोल ऑक्यूपेशन था, जो रशियन आइडेंटिटी था वो 3 भाग में बट गया। एक था नोवगोरोड जो मॉस्को बना अल्टीमेटली, दूसरा था बेलारूस, तीसरा था यूक्रेन। की जो रूसी साबिक आइडेंटिटी था वो स्प्लिट हो गया, शंग हो गया। अब इधर क्या है, हमको देखना है कि उस टाइम से जैसे मॉस्को बड़ा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1300 या 1400 से सन 1400 से लेके यूक्रेन जो कहते हैं वो हमेशा रूस का ही पट रहा है। एक किस्म से दूसरे किस्म से एक पुलिस लिथुआनियन कॉमनवेल्थ था, उनके और रूस के बीच में हमेशा इस पे लड़ाई होता रहता था। पर अगर आप देखिए जो यूक्रेनियन नेशनल आइडेंटिटी, अगर जो मैं आपको नक्शा दिया था, अगर आप वो व्यूअर्स को दिखाएं, यूक्रेन जो है वो एक्चुअली अभी जो मॉडर्न यूक्रेन है उसका 10% भी नहीं है। पूरा जो उसके ईस्ट में है, जो इस मैप येलो में दिखाया गया है, उसमें क्या था, ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एडजस्टमेंट जो हुआ था और ज़ारों ने कैप्चर किया था, यानी कि ईस्टर्न पोलैंड को कैप्चर करके ज़ारों ने पोलैंड का भाग बनाया था। फिर 1917 जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, पोलैंड इंडिपेंडेंट हो गया, और एक्चुअली पोलैंड काफी सारा ईस्ट में था। जो पूरा वेस्ट यूक्रेन है वो 1970 से लेके 1940 तक पोलैंड था। फिर स्टालिन ने पोलैंड को जो जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट था वो पोलैंड बना दिया, और पोलैंड का ईस्टर्न पार्ट था वो फॉर्मली यूक्रेन बना दिया, और पोलिश लोगों को सब फेंक गया। वो लवीव नाम का एक सिटी, लवीव जो भी कहते हैं, वो सब पोलिश निकाल गया और ये यूक्रेन बनाया गया। तो उसी टाइम रोमेनिया भी एक्सेस पर था, जर्मनी के साथ अलाइड था, उससे भी थोड़ा लैंड लेके फिर यूक्रेन को दिया गया। इसमें क्या हुआ, जब 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसमें 1922 में जो डिनीपर का जो ईस्टर्न साइड है, जो रशियन मेजॉरिटी हमेशा से है, ये डोनेट्स्क से लेकर बिल्कुल ओडेसा जो पोर्ट है, ब्लैक सी का पोर्ट, काला समंदर का पोर्ट जो है, वो पूरा का पूरा लेनिन ने यूक्रेन को दान दे दिया। और फिर जो क्रुश्चोव था, क्रुश्चोव तो खुद यूक्रेनी था, उससे वो जो क्राइमिया था वो पूरा देके यूक्रेन को ही दिया। अब क्यों ये किया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट वही करते हैं, ब्रिज करे हैं, वो लोगों को मिला जुला के रखते हैं ताकि भेदभाव से सिविल वॉर हो, ये हो वो। सर्बिया के अंदर क्या सिविल वॉर होता, कोसोवो के साथ, फिर मैसेडोनिया के साथ क्या हुआ था, ये सब आपने देखकर रखा है। और सोवियत यूनियन ने भी क्या हुआ आफ्टर द ब्रेकअप, आपने दिखाया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, उन्होंने तो पूरा ये जो चेचन पॉपुलेशन था, अब उठ के साल ने पूरा का पूरा कजाकिस्तान में डाल दिया, जो रशियन जर्मन से उनको लेकर कहीं और डाल दिया, जो यहूदिया तो उनको चीन के पास डाल दिया था, चीन बॉर्डर के पास। तो कम्युनिस्ट ये हमेशा क्यों करते हैं, ताकि जब कम्युनिस्ट पावर से चले जाएं तब इतना सारा आंतरिक सिविल वॉर होना चाहिए, आंतरिक युद्ध होना चाहिए कि वो उसको एक्सप्लॉइट करके फिर से आ पाए। तो ये हमेशा से करते आए हैं, और ये एक कम्युनिस्ट का लगाया गया टाइम बॉम्ब है इसलिए। 2 संधि थे, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच 2014 के बाद की। एक तो नेटो जो नहीं करो, दूसरा ये कि नेटो रूस का ईस्टर्न पार्ट पे उधर से अपना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करे मिलिटराइजेशन। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसे अग्री नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये स्थिति में क्यों बार बार पुश कर रहे हैं? आपने बताया कि वो चाहता है ऐसा, इससे उसको फायदा क्या हो? तो देखिए, इसमें आप गलती कर रहे हैं कि यूक्रेन का फायदा दे रहे हैं। इसमें यूक्रेन का फायदा नहीं है, इसमें यूक्रेन जो पॉलिटिशियंस है उनका इंडिविजुअल फायदा है। अच्छा। यानी पाकिस्तान जब होता है, जब कोई कुक करना चाहता है वो इंडिया पे लग देता है, कोई इलेक्शन करना चाहता है इंडिया पे टेररिस्ट अटैक करा देता है। तो ऐसे यूक्रेनी है, वो एक बास्केट के किस्म का देश ही रखो, होना नहीं चाहिए। टेक्निकली वो बहुत कमी देश होना चाहिए, पॉलिटिशियंस के अच्छे से बास्केट से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गोर्बाचेव ने जब अग्री किया था कोल्ड वॉर एंड करेंगे, उनको कोई रिटन गारंटी नहीं दिया गया था कि नेटो ईस्ट एक्सपेंड करेगा, वर्बल किया गया था। अब वो बोलते हैं कि कहाँ डॉक्यूमेंट कहाँ बोला था, ये वर्बल गारंटी हम मानते नहीं। पर आप इसी में देख लीजिए, जो लीबिया के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो सीज़फायर का था, पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जाके पूरा रेजिम चेंज ही कर दिया। अगर आप जाकर फिर अमेरिका, फ्रांस और रशिया से पूछोगे कि भाई रेजोल्यूशन में था, वो बोलते हैं देखो हमारा वर्बल एग्रीमेंट था रशिया के साथ, तो तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी की तरह, तुम्हारा वर्बल एग्रीमेंट कुत्ता मेरा वर्बल एग्रीमेंट। तो ये वो कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर। कहाँ का रूल बेस्ड ऑर्डर? कोसोवो को बम्प करने के लिए, कोसोवो इसके टाइम के आपने यूएन का ये लिया था,
जो सर्बिया की बॉम्बिंग होता था वो तो बिना यूएन रेजोल्यूशन का ही क्या था, तो इराक का इन्वेजन किया था वो कहां से रूल्स बेस्ड था, वो कहां अमेरिका को यूएन रेजोल्यूशन दिखाओ। तो जब ये सब करते हैं फिर रूस ने भी ट्रीटी वायलेट किया, क्योंकि ट्रीटी क्या था कि अगर यूक्रेन अपना सब न्यूक्लियर वेपन्स दे देगा जो उसने इनरेट किया था सोवियत संघ के बाद, उन्हें बोला था कि हम यूक्रेन का जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, वो नहीं हुआ है। रूस का मानना है भाई तुम अगर किसी का टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम उसका क्यों ये करेंगे करके। नंबर 2 क्या था, यूक्रेन में भी क्योंकि पॉलिटिशियंस कुछ चीजें चाहते हैं, वो समझते हैं कि देखो मेरा कुछ होना चाहिए, यूक्रेन अगर भाड़ गया किसी का मेरा पैसा नहीं या मेरा तो सरकार नहीं, इसलिए हमें नेटो की बात करते हैं। अगर आपके दर्शक जाके देखें कि नेटो का क्राइटेरिया क्या है एंट्रेंस के लिए, उसमें एक भी क्राइटेरिया पे यूक्रेन क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो वो हो ही नहीं सकता है। आप इसलिए लड़ रहे होता है, आपके बच्चे को स्कूल से निकाला गया है, ठीक है, क्यों आपके बच्चे गोलगप्पा खाया है, मैथ्स गोलगप्पा, अंग्रेजी में गोलगप्पा, हिंदी गोलगप्पा खाया है, पर आप किसी तांत्रिक ने बोला है कि ये बच्चा आइंस्टाइन बनेगा, तो 20 साल के बाद जो होने वाला है उसके आप आके स्कूल से लड़ रहे हो। और दूसरा इसमें इंटरेस्ट बाइडेन का देखा है, तो इसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि विश्व में हर एक देश एक दूसरे से उलझा रहे हैं, और यही 3-4 जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, अब जैसे रूस में हमें अपन बेचा है तो भी उनको समस्या हो जाती है, दे फोर्स अमेरिका टू पुट सैंक्शंस, भारत को रिटर्न करते हैं, तुम एस ब्रांड क्यों इस तरह की बात करते हैं। क्या बाइडेन की अपनी पॉपुलैरिटी अपने देश में ऑल टाइम लो टाइप की है, और आपने बताया और हमने देखा भी ट्रम्प का इनॉग्रेशन के स्पीच में था कि आवर वेटरन्स आर नॉट गोइंग टू फाइट इन फॉरेन लैंड्स, इट डजंट मेक एनी सेंस, अब तो कहीं जीत भी नहीं रहे। तो क्या तालिबान में जो इनकी हद है उसको लेके, और कोविड क्राइसिस में एंटी वैक्सर्स हो गए और अनेक तरह की चीजें हैं, उसमें सब में इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, और वो आदमी मतलब हाई पे सोता दिखता है, ही डजंट मेक एनी सेंस, वो एक ह्यूमन बीइंग अच्छा ही है, मतलब ही इज नॉट वेल, अगर मैं उसको बहुत ही पोलाइटली पुट कर दूं तो ये लोग क्यों उसमें ना घुसना चाह रहे हैं। इसीलिए ना घुसना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए जो बाइडेन है वो या तो मौत के बहुत करीब है, या तो वो डेंशा है, नहीं तो उनको अल्जाइमर है, ये तो उनके देखने से पता चल जाता है कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। इससे कमला हैरिस किसी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अच्छी नहीं लगती, यानी कि प्रेसिडेंट ऑर्डर देने के लायक नहीं है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है सब उस इतना घृणा करते हैं उसका सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो सब अगर पढ़े सब साइडलाइन कर दिया गया है। अब इसमें क्या है, अब देखेंगे जो सेकंड लेवल के जो लोग हैं, जैसे कि हिंदुस्तान ने जो ये ट्वीट डाला था इरशाद हुसैन ने रिलीजियस हिजाब के बारे में, वो ट्वीट किसने प्रूव किया था, वो औरत उजरा दिया, ठीक है, जो जिसे देवली खोरागड़े को अरेस्ट करवाया था, वो एक नंबर की जिहादन है, कुछ हिजाबी नहीं रहने की जिहादन है, ठीक है, बहुत पुराने जमाने से वो हिंदुस्तान को हिंदुओं से बहुत नफरत करती है, ठीक। अब इससे कौन है, अगर आप देखिए ये ऐसे जेक टैपर और जो एंथनी ब्लिंकन है, ये सब ये वेपन्स कंपनीज के बोर्ड पे रह चुके हैं, दलाल हैं बेसिकली। तो ये खुद अपना एजेंडा चलाएं, क्योंकि अगर एक राजा पावरफुल नहीं होगा उसके मंत्री सब षड्यंत्र रचते रहेंगे ना, तो यही हुआ है। और बेचा बाइडेन 2 घंटे के लिए अवेयर हो सकता है, तो जितना समझ पाता है थोड़ा बहुत इधर उधर उसको भी यही हुआ जाए। तो इसका बाइडेन जो लिबरलों का और इनका जो चैंपियन बन के आया था, तो इन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इन सब चीज़ों को लेकर कि तुम फिर से मतलब युद्ध हिस्ट्री में कोई नहीं आना चाहता, लेकिन चाहे बीएम हो और इस तरह की मतलब तमाम अभी जो है बातें उस तरह की हो रही हैं, वहाँ पे ये लग रहा है कि बाइडेन को जिन्होंने प्रपोज किया था उनके लिए मुझे थोड़ी दया आ रही है। और दूसरे तरफ से अगर देखें कि ये लोग दया के पात्र हैं नहीं, इन्होंने हमेशा से हिंसा, मतलब अगर इन्हें किसी को हराना, मान लीजिए उधर ट्रम्प हो गया या हमारे इधर मोदी या योगी हो गए, तो दे विल साइड विद एनीथिंग जिन प्रिंसिपल से ये पहले जो है अग्री करे थे कि हमें मतलब 180 डिग्री ये टर्न ले, उस जनता को आप क्या करना चाहेंगे। देखिए ये जनता नहीं है, जनता में 2 किस्म के लोग हैं, एक जो शीप डॉग है और एक शीप है, यानी बकरे, और बकरे का जो गार्ड करते हैं भूटिया डॉग्स होती है ना, हाँ, तो वो है। तो इसमें क्या है कि जो गार्ड डॉग्स हैं, जो भेड़िए हैं, भेड़ और भेड़िए, जो भेड़िए हैं इससे वो भेड़िए आपके क्षमा के लायक नहीं है, आप थूक के लायक नहीं है। यही लोग हैं जैसे मैडलिन ऑलब्राइट, जब वो खुद अब सैक्शन से आधा मिलियन या कि 5 लाख इराकी बच्चों को मारा, तड़पा के मारा, बिना मेडिसिन के, बिना खाने के, उसने टीवी पे आके टिप्पणी दी कि मैं इन बच्चों के बारे में ज्यादा ख्याल करती हूँ सद्दाम हुसैन से। ऐसे घटिया लोग हैं ये लोग, ठीक है। और जो बकरे हैं, बकरे तो बकरे होते हैं, बिना दिमाग के बायमंड ये बा करते हैं, उनका कुछ हो ही नहीं सकता, और वो भी ये वोकिज्म के पागलपन में है, ट्रम्प अरेंजमेंट सिंड्रोम सच है, ऐसा कुछ है, तो ये बेचारे पागलपन में ही घुसे हुए हैं। आपने वो पिक्चर देखा है, वो विनोना राइडर का जो सेलर विच रायर्स में ये होता है, द रेवेंट, नो द रेवेंट, नहीं नॉट रेवेंट, कुछ ऐसे कुछ रेवेंट करके मूवी है, मैंने नहीं देखा। हाँ, उसमें वो सेलम विच ट्रायल हुआ था ना, मैसाचुसेट्स में, डाइनो को बेचारी औरतें थी, उनको सब डाइन बोल के पकड़ के जा देते थे जिंदा, उसकी तरह भी चल रहा है। तो वो एक सिचुएशन सोसाइटल कोलैप्स में, उसका कुछ हो नहीं सकता है। और इसका अंत कहाँ पे जाके होगा, ये जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स का जो है
ये कहाँ, क्योंकि अब तो न्यूक्लियर आर्सेनल धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, भले एनपीटी हो जाए, ये सब हो जाए, लेकिन सत्य यही है कि नए नए देश जो है चोरी से कोई दे दे एक्सपैंड कर रहे हैं। एवरीबॉडी, वो तुम्हारे पास बड़ा बटन है, मेरे पास बहुत बड़ा बटन है, ये वाली स्थिति में। तो इस योजना का अंत कहाँ पे जाके होगा? इस योजना का अंत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका प्लान यही है परपेचुअल वॉर के बाद वॉर, युद्ध के बाद युद्ध के बाद युद्ध के बाद युद्ध होना चाहिए। आप देखिए कोई भी ऐसे दशक था जब अमेरिका ने युद्ध नहीं किया। 50s में उन्होंने कोरियन वॉर किया, 60s और 70s में वियतनाम वॉर किया, फिर 80s में अफगान वॉर किया, फिर 90s में जाके इराक वॉर किया, फिर 2000s में जाके अफगानिस्तान वॉर किया, सीरिया हो गया। तो इनका परपेचुअल ये एकदम से ड्रग्स की तरह है। अगर आप हेरोइन खाते नहीं रहोगे, आपका कोई संतुलन नहीं होता है। वैसे ड्रग्स का कोई संतुलन होता ही नहीं, पर जितना से संतुलित ड्रग एडिक्ट हो सकता है, तो ये एक किस्म से ड्रग एडिक्ट भी है। विथड्रॉल सिम्पटम्स ये जूझ रहा है। हाँ, जैसे ही विथड्रॉल सिम्पटम्स बहुत ज्यादा हो गया, उसको जाके इमीडिएटली किसी और चीज को बॉकर है। तो इसमें कोई ये नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, अमेरिका के अंदर तो राइट और लेफ्ट के बीच में इतना तनाव बढ़ गया है, इसका समाधान के लिए कोई, मैं सिविल वॉर नहीं बोलूंगा, पर बहुत ही एक इंटेंस किस्म का कोई सिविल सोशल टेंशन, बहुत ज्यादा वायलेंस आप बढ़ते हुए देखेंगे। और जो सिविल लिबर्टीज है वो खत्म होते जाएगा, क्योंकि जब सिविल से आप पढ़ा होगा वो अजातशत्रु जो चिकन जो इसका स्टोरी है, किसका, हमारे अमरपाली का स्टोरी, अमरपाली की स्टोरी ही आप देख रहे हैं अमेरिका में हो रहा है कि सोशल टेंशन इतना बढ़े जा रहा है। कम्युनिस्ट ने जो अजातशत्रु ने किया था लिच्छवियों को, वही चीन का पैसा और कम्युनिस्ट को एकेडमिक्स जाके अमेरिका में किया जा रहा है। अमेरिका में सोशल तनाव बढ़े जा रहा है, और तो मगध की सेना आएगी, ये लोग खुद अपने द्वार खोल के उसको वेलकम करेंगे। अब एक राइट और फॉलो क्वेश्चन है कि ये खाई इतनी ज्यादा, मतलब ये बाइनरी में कैसे चली गई, और लेफ्ट जिन जिन चीजों के लिए राइट वक्त यूज करता रहा था, राइट नाउ दे आर डिफेंडिंग एंड दे आर, वो उन्हीं का पूरा प्रोसेस जैसे करते थे। हिटलर का प्रोपेगेंडा था कि झूठ बोलो, बार बार बोलते रहो, इवेंचुअली पीपल विल बिलीव इट एज द ट्रूथ। वो सब होगा। प्रोपेगेंडा मशीन जैसे गोएबल्स यूज करता था, वैसे ही अब कर रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह पे ये लोग पोस्टर वारफेयर कर रहे हैं। यूक्रेन में हमने देखा कि अंग्रेजी में, वहाँ तो रसन या यूक्रेनियन जो भी भाषा है उनकी, उसमें पोस्टर्स होना चाहिए जो भीड़ चल रही, वहाँ इंग्लिश में पोस्टर्स का क्या जरूरत है? और वेटिंग फॉर मीडिया शो। तो इसको आप मत, ये बाइनरी कैसे चला गया? देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो क्या हुआ कि जो ह्यूमैनिटीज है, इसका जो लैंग्वेज है, ये 80 to 90% लेफ्ट ने ही इन्वेंट किया है। जैसे हैरी पॉटर में ये लाइन है ना, व्हेन यू नीड यू गेन पावर ओवर इट। जब आप किसी चीज को नाम देते हो, आपका पावर उस पर ये हो जाता है। तो इसीलिए पहले तो लेफ्ट ने पूरा ह्यूमैनिटीज का जो सब ह्यूमैनिटीज कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसे कब्जा करके रखा है। नंबर 1, ये 80s के एंड से शुरू हुआ। जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके पहले तो सब अमेरिकन कैंपस बहुत एंटी कम्युनिस्ट दिखते थे, तो कुछ कम्युनिस्ट चीजें बोल रहे हैं। उसके बाद ये सब खत्म हो गया और पूरे लेफ्ट ने आके इस पे कब्जा कर लिया। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, 80s में ही सब इकोनॉमीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में जाते रहे। सर्विसेज में क्या है कि एक फैक्ट्री फ्लोर मैनेजर बनने के लिए जो ब्लू कॉलर लेबर मांगते हैं, उसके आप साइंस के क्वालिफिकेशन चाहिए, इंजीनियरिंग के क्वालिफिकेशन चाहिए, वो असली काम है। इधर क्या है, बस बीपीओ पे बैठ के बकवास करते रहो, है मैडम आप क्या ये है वो है करके। तो ये जो फेक व्हाइट कॉलर लेबर है ना, जो असली में व्हाइट कॉलर नहीं है पर प्रिटेंड करते हैं कि वो व्हाइट कॉलर है, उनका मात्रा बढ़ा। इसी टाइम कॉलेजेस को क्या लगा कि भाई देखो, जो साइंस का कोर्स है उसका हम हर सेमेस्टर का $50,000 देते हैं, पर उसका जो रकम जो एक्सपेरिमेंट सब करने के लिए होता है वो भी तकरीबन 50,000 से ज़्यादा कभी बार चला जाता है। तो साइंस कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। असली ह्यूमैनिटी कोर्सेज होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, उधर आपको जहाँ पढ़ रहे थे उधर जाकर आपको 1-2 साल बिता के अपने फीस के लिए काफ़ी सा पैसा खर्च करके ये करना पड़ा था। पर ये क्रिटिकल रेस थियरी, जेंडर थियरी, आपको कोई रिसर्च करनी नहीं पड़ता है। आप देखा होगा ना, वो जेम्स लिंडसे और पीटर बोसान, उन्होंने बकवास करके कुत्तों का हमारे पार्क में क्या मीटिंग हैबिट है, इसके पेड़ लगता, एकदम बकवास दिखा और जर्नल में पब्लिश हो गया। ऐसे ये एकदम बकवास कोर्सेज वो भी सेमेस्टर का $50,000 का बेच रहे थे। तो इसका पूरा एक मार्केट, प्रॉफिटेबिलिटी का मार्केट हो गया। और चौथी बात क्या थी कि सोशल मीडिया आ गया। तो नॉर्मली ये लोग का एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता, पर सोशल मीडिया ने पूरे डिस्कोर्स डेमोक्रेटाइज कर दिया। तो सभी को अब लाउड स्पीकर मिल गया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है सोशल मीडिया में, कि जो भी सबसे ज्यादा पार्टिजान होता है उसी को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, हिट्स, फॉलोअर्स मिलते हैं। जो जितना एक्सट्रीम होता है जितना ज्यादा आप स्ट्रीट हो गई है, तो पूरा एजेंडा हाईजैक कर लेते हैं, और जो भी मिडिल ग्राउंड था वो सब एक्सट्रीम में बट गया। तो इन सब रीजन की वजह से ही ये सब हुआ है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए कि ये क्राइसिस किधर दिखती है कल और 1 महीने बाद? रूस इवेट नहीं करेगा, उसको इवेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी प्लान हुआ है वो तकरीबन 50% सक्सेस हो चुका है। तो फालतू में आके अगर वो इन्वेट करेगा, वो खुद अपने पीठ पर ही खंजर मार रहा होगा। तो पुतिन को बहुत चीजें हैं, मूर्ख बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो पुतिन वो नहीं करेगा।
तो 5 साल के बाद ही शायद अगर आप देखो अगले साल तक या तो जेलेंस्की ने गारंटी दे रखा होगा हम नीटो नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नीटो ने गारंटी दे रखा होगा कि हम यूक्रेन को ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं तो फिर 5 साल के बाद आप देखेंगे रूस आर्मी यूक्रेन के बॉर्डर पे होगा, यूक्रेन का अर्थव्यवस्था है एकदम सोमालिया की तरह होगा। दूसरा चीज आप क्या देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जो भी कनाडा चल रहा है वो उससे ज्यादा वायलेंस होने वाला है। तो अमेरिका के अंदर भी वायलेंस बढ़ने ही वाला है। अपने हमेशा देश के बहुत बहुत आभार और आशा है कि वैसे दुनिया में कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है और हम लगातार आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। हम इसी दुनिया की तरफ जाना चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति ना रहे, वर्चुअल वार में दुनिया लगती है। आप समझिए इसलिए थैंक यू जी, आपसे बात करके मुझे हमेशा मजा आता है। थैंक यू।